Hello students. So in magnetism chapter 5, lecture 4, we had done solenoid as bar magnet. We talked about Earth's magnetic element. And now अब क्या करने वाले हैं? Important terms, बहुत सारे important terms हैं और उन important terms को जानने के बाद फिर आप बाकी चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो समझना है इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर, वो समझना है हिस्टेरेसिस क्या है, परमिएबिलिटी किसको बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। अगर इन सारी बातों को हम अच्छे से समझ पाएंगे, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जब हम अच्छे से समझेंगे, तब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जानेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें किसी मटेरियल के क्लासिफिकेशन की बात करनी है, मटेरियल कौन सी कैटेगरी में है आता है, जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, अगर हम इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी है जानना कि उनका बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसा होगा, उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर जब रखी जाएं तो मैग्नेटाइज उस लेवल पर नहीं हो पाएंगे, और होंगी भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइनमेंट होती है। तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे समझेंगे तब, जबकि हम उन टर्म्स को अच्छे से समझ पाएंगे जो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम समझ लेंगे ये टर्म्स क्या हैं, तब मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि अगर किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मान लिया हमने अभी एक सिलिंड्रिकल शेप का एक रॉड ले लिया हमने, ठीक है, आयरन रॉड ले लेते हैं, उसको हमें मैग्नेटाइज करना है। तो मैग्नेटाइज करने के लिए क्या करेंगे, कितने तरीके हैं जिससे हम उस रॉड को, आयरन रॉड को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, कोई आइडिया? हाँ, दो तरीके से कर सकते हैं। जो एक मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ बार मैग्नेट को हम अगर टच करेंगे, रब करेंगे, तो उससे भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी कि वो रॉड मैग्नेटाइज हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि वायर को उस रॉड के अराउंड कॉइल करके और उस वायर के अंदर करंट फ्लो कराना शुरू करते हैं। जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। हमने ये चर्चा की हुई है चैप्टर 4 के अंदर। और अब अगर हमने उसको मैग्नेटाइज कर दिया, क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो क्या होगा, क्या जो मैग्नेटाइज हुआ है। अच्छा, एक तो और भी बात समझनी है। अभी थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि उस रॉड को हमें मैग्नेटाइज करना है, आयरन रॉड को मैग्नेटाइज करना है। तो कैसे किया हमने, करंट फ्लो कराकर उस रॉड के अराउंड कॉइल कर दिया वायर को, और उस वायर के अंदर से करंट फ्लो करवाया हमने। ओके, ये तो बात समझ आ गई। अब ये पूछना है कि जैसे ही करंट हटा देंगे क्या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी। किस हद तक रहेगी, क्या जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी? ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, और ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अभी अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की अपनी एक सीक्वेंस है, उनको समझने से की अगर शुरुआत करनी है हमें, उसके अगर हमें सारे टर्म्स को समझना है, तो पहला टर्म जो हमें जानने की जरूरत होगी वो यही होगी कि ऐसा क्या है जिससे कि वो मैग्नेटिक जो मटेरियल हमने यहां पर आयरन लिया है,
आयरन रॉड मैग्नेटाइज हो गया, है ना, मैग्नेटाइज हो गया, हमने क्या कहा, हमने कहा कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। तो जिस टर्म की हम बात करते हैं, जिस टर्म की हम बात करते हैं, वो टर्म क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले क्या करेंगे हम? इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर सबसे पहले जो हम लेंगे, सबसे पहले हमें देखना है मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसको ना कई बार हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ये एक तरह का वो कॉज है जिससे कि कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। बहुत ध्यान से समझना है, टर्म्स को समझने के दो पहलू मैं पहले भी बता चुका हूं। कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी, बिल्ड होगी। ये टर्म पहले हमने समझ लिया कि ये टर्म है। हाउ इट इज मेजर्ड, क्योंकि अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको कैसे मेजर करेंगे ये भी देखना जरूरी होगा। तो जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करते हैं तो हम सीधे सीधे तौर पर ये कहते हैं समथिंग दैट कॉजेज अ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड। ये टर्म है, ठीक है। इसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर करते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी यहां पर बताया कि आयरन रॉड को वायर से कॉइल करके हमने क्या करना है? करंट फ्लो कराना है, ठीक है। तो कॉइल किया है हमने क्या देखना है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हुआ। अगर ये आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड की लेंथ और पूरे आयरन रॉड को हमने कॉइल करके, है ना, कॉइल करके हमने करंट फ्लो कराया है, तो उसको कॉइल के अंदर जब हम कॉइल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिया हमने? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना लिया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारा कितना आया है, ठीक है। और इसके बाद फिर बात आती है, इसके बाद बात आती है कि उसमें करंट कितना फ्लो कराया। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है ना, उसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं, या मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। सम क्वांटिटी दैट कॉजेज अ मटेरियल, कॉजेज अ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। मोटी बात यही है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला जो टर्म हमने लिया मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहां पर H के बारे में। समझ में तो आ गया, सम पैरामीटर दैट कॉजेज अ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड। ये एक तरह का कॉज है जिसकी वजह से कोई मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है? यानी कि अगर मान लेते हैं ये हमारा एक आयरन रॉड है, हमने करंट फ्लो कराया, हमने करंट फ्लो कराया इस कॉइल के अंदर। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, इस वायर के अंदर इसको कॉइल कर दिया, उस वायर को बाहर में जो आयरन रॉड लिया है हमने, आयरन रॉड के अराउंड कॉइल करके उसमें करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो कराने से क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें बिल्ड होगी, है ना। यानी कि मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। वो मटेरियल जो हमने इस्तेमाल किया है, यहां पर आयरन रॉड की बात कर रहे हैं, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो कितना स्ट्रांग होगा ये देखना है। कैसे मेजर करेंगे? तो H इक्वल्स N इंटू आई, स्मॉल आई ले रहा हूं मैं, यहां पर देखना है आपको। I इक्वल्स करंट, अमाउंट ऑफ करंट, और N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इस बात को समझना है। अब जरा अगला टर्म के लिए जब हम अच्छा, पहले अगले टर्म में जाने से पहले क्या हम इसका SI यूनिट ना जाने? SI यूनिट क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए, ये एम्पियर है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब यह हुआ कि एसआई यूनिट जो होगी वो होगी एसआई यूनिट ऑफ एच। एसआई यूनिट ऑफ एच इज एम्पियर पर मीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें? एम्पियर पर मीटर, कोई प्रॉब्लम है ना? ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अच्छा, क्या हम अब ये बात समझ पाए कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड है क्या, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है? यस, बहुत आसान। दो पहलू, जैसा पहला पहलू क्या है, ये है क्या करता है, ये व्हाट इट कॉजेज। हमने अब तक ये जाना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं कई बार। यहां पर क्या हुआ कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, एक तरह से इंड्यूस हुई। कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं? आयरन रॉड की बात कर रहे हैं, है ना? इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई। किसने इंड्यूस किया? इसने इंड्यूस किया। तो ये कॉज है, क्या करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस करता है। किस में? मटेरियल में। कौन से मटेरियल में? किसी दिए हुए मटेरियल में। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। अब कितना स्ट्रांग होगा वो मैग्नेटिक इंडक्शन, ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए इस मटेरियल की एक अपनी खास प्रॉपर्टी है जिसको हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। और परमिएबिलिटी जो हमें अगर पता होगी तो परमिएबिलिटी क्या होगी? परमिएबिलिटी, अगर हमने बात कही कि उस मटेरियल के परमिएबिलिटी की बात कही, तो ये म्यू इंटू एच होता है। ये मैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन एक तरह से ऐसे समझना है कि दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट। और ऐसे बहुत सारे दूसरे इफेक्ट्स भी हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं और अब दूसरा टर्म लेते हैं। दूसरा टर्म है मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इसको कई नाम दे सकते हैं हम, ठीक है, कई नाम दे सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैं यहां पर बी लिख रहा हूं, सिर्फ आपने समझ लिया है अब तक जो आपने बीएस लॉ के अंदर, यानी बियो-सवार लॉ और बाकी जो चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है, उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हुई है। ठीक है, चलिए, तो B इक्वल्स क्या लिखते हैं? अगर मान लिया हमने, हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स ये कॉइल ही है ना, इसी की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, यहां पर हमने कोई मटेरियल नहीं इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है, करंट कैरिंग कॉइल है, सिंपल करंट कैरिंग कॉइल है। करंट कैरिंग कॉइल है, कोर के अंदर एयर कोर है, बेसिकली एयर कोर। तो इस कंडीशन में जो हम देखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, वो क्या निकल कर आएगी? वो निकल कर आएगी म्यू नॉट इंटू एच। बहुत ध्यान से समझिए, म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, एच क्या होगा जो हमने अभी सीखा? एच इक्वल्स क्या? एन इंटू आई। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू अमाउंट ऑफ करंट इस वायर के अंदर, जो इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल। इसके बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं, सोलेनॉइड की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो क्या आया था? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट एन आई, यही था ना? ये तो आपने सीखा ही था। इसी को हमने ऐसे लिखा हुआ है ना, एच के टर्म्स में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू नॉट क्या होगा? म्यू नॉट यहां पर हम कह रहे हैं, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस। अच्छा, यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है समझनी कि अगर हमें परमिएबिलिटी किसी मटेरियल का बताना है तो क्या होगा? रेशियो। किसका रेशियो? मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम अगले टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में आपको पता ही है, इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट ऑफ बी। एसआई यूनिट क्या होगा? इसको मैंने एक बार और भी बताया आपको, क्या होगा? इसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है ना
कि आपको प्रॉब्लम जो गिवन होगा ना उसमें आपको अलग अलग टर्म्स के बारे में मतलब यूज करेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल देंगे, तो टर्म यही है बेसिकली, ठीक है, अलग अलग नाम है उसके। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। ये बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ये एसआई यूनिट जो होगा इसका अलग अलग नाम से भी हम बोल सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन, एक तो आपने टेस्ला सुना ही है, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला भी है। गॉस के टर्म्स में भी हम मैग्नेटिक फील्ड को, जब हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कर रहे थे तो गॉस के टर्म्स में भी उसको कर सकते हैं, ये बात जाने आपने। अच्छा, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं इसका। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करेंगे तो सीधा सीधा मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम देखेंगे ना, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर फाई इक्वल्स करेंगे बी डॉट ए होता है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होगा वेबर। क्या होगा? वेबर। तो अगर हम बी निकालने की बात कहें तो फ्लक्स डेंसिटी का मतलब हुआ फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? यहां देखिए, इसका वेबर होता है और ये क्या? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? बी के लिए हमने क्या लिखना है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, पहली बात है। दूसरा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा। कई बार आपको इस तरह के यूनिट्स दिए हुए होंगे, आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, आपको यह समझना है कि ये टर्म्स क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ये एक ही टर्म है, नाम अलग अलग है, ठीक है। और जिस तरह से टर्म इस्तेमाल किए गए हैं वैसे ही इसके यूनिट्स भी होंगे। तो टेस्ला भी बोल सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब अगले टर्म की तरफ चलते हैं। अगले टर्म में हमें क्या करना है? हमें तीसरा टर्म जो लेना है वो मैग्नेटिक या परमिएबिलिटी, सीधे तौर पर क्या बोलेंगे? परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, परमिएबिलिटी। अच्छा, ये जो मटेरियल है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या बताता है कि कोई भी, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है ये जो बताता है कि पर यूनिट, अगर पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से वो मटेरियल कितना मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये एक परमिएबिलिटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें आप एक गिवन मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वजह, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा ये डिटरमिन करता है। म्यू इक्वल्स क्या हुआ? फिर से इसको देखते हैं, यही रेशियो है। मोटे तौर पर ये बात समझ रही है आपको, ठीक है। क्या बताया गया? ध्यान से देखिए, क्या समझ में आया? परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल डिटरमिन्स, क्या डिटरमिन करता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन उस मटेरियल के अंदर कितना प्रोड्यूस होगा जब एक यूनिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी गई है। यानी कि अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करेगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एच। ये बात समझ में आ गई? क्या कहा मैंने? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या कहा? मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू अगर फिक्स्ड हो और अलग अलग मटेरियल के लिए, हमने मान लेते हैं एक मटेरियल लिया हमने 1, दूसरा मटेरियल लिया 2, ये दूसरा अलग अलग मटेरियल है, डायमेंशन सेम ले लेते हैं, शेप साइज सारी चीजें सेम ले लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि H की वैल्यू हमने दोनों मटेरियल में सेम रखा, तो क्या मैग्नेटिक इंडक्शन B की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी? जरूरी नहीं है।
अलग अलग बनेगी। अगर अलग मटेरियल है तो अलग मटेरियल के अंदर अलग मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये क्लियर हो गया? यही बात समझनी है, ठीक है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, मटेरियल के इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। हाउ टू डिटरमिन, पहले तो ये समझना व्हाट इज इट, देन हाउ इट इज डिटरमिन्ड। तो ये क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिटरमिन्स टू व्हाट एक्सटेंट द मटेरियल वुड experience that magnetic induction for a given क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये हमने समझ लिया कि ये क्वालिटेटिव आइडिया समझ आ गई हमें। अब क्वांटिटेटिव कैसे करेंगे? B/H, ये रेशियो ले लिया, काम खत्म। क्योंकि आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा, B इक्वल्स क्या है, μ0/H लिखा था हमने, अगर एयर था तो, है ना, एयर के लिए तो ये लिखा था। अगर हम किसी मटेरियल के बारे में सोच रहे हैं तो क्या होगा, किसी मटेरियल के बारे में सोच रहे हैं तो B इक्वल्स μ/H होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझ में आ गया कि अगर हमें किसी मटेरियल के परमिएबिलिटी की बात करनी है, दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या तीसरा हमने समझ लिया। नेक्स्ट जो है वो क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अरे वाह, ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? कुछ नहीं, आपको यह समझना, परमिएबिलिटी की हम जब बात कर रहे हैं किसी मटेरियल की, तो हम किसके टर्म्स में लिख सकते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज नथिंग बट दिस, μ/μ0। क्या मतलब, क्या कह रहा है ये? दिस इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल पर यूनिट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। ठीक है, ये हमें जानना है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू विश टू गेट permeability of a material, what you are supposed to do is that you get the product of this relative permeability into permeability of free space का प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या देगा, permeability of magnetic material। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो अगला टर्म है वो क्या है वो देखते हैं। अगला टर्म है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अरे वाह, इसको देखकर ही कुछ तो समझ में आ रहा है कि क्या होगा। आप ये सोचो, आप तो दो पैरामीटर्स अभी तक आपने निकाले हैं। H अगर आपको पता है तो B निकाला है ना, H इक्वल्स क्या होगा, H इक्वल्स क्या लिया हमने, H इक्वल्स Ni लिया था ना हमने, और B इक्वल्स लिखा था μ/H, ये भी हमने समझ लिया था, है ना। अब एक अगला टर्म जो है उसको जब हम डिफाइन करेंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा कि गिवन मटेरियल के, ध्यान दीजिए अभी तक हमने इसमें डायपोल मोमेंट और इसकी बात नहीं की। एक मटेरियल ले लिया हमने और उस मटेरियल की एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, एक खास वॉल्यूम है, उसके अंदर हमने H को, H यह ध्यान रखिएगा, H कॉज है ना, B इफेक्ट है, उस मटेरियल के अंदर वो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगी। और अगला जो टर्म है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको मैं I से डिनोट कर रहा हूं अभी यहां पर। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का इफेक्ट है। H अगर हम दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं किसी मटेरियल को, मोटी बात ये समझ लेते हैं कि जैसे हमने ये आयरन रॉड लिया, इसको हमने H प्रोवाइड कराया, है ना, तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज होगा, ये पता लगाने का जो टर्म है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा। टू व्हाट एक्सटेंट a given material gets magnetized is called intensity of magnetization। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, देखिए
इसको मेजर करने के लिए I इक्वल्स, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट। अब तक ये बात आप समझ चुके हैं कि कोई भी टर्म को अगर हमें समझना है तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब कि व्हाट इज इट एंड हाउ इट इज मेजर्ड, ये रिस्पेक्टिवली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तभी आपको क्लैरिटी आएगी, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, किसी पर्टिकुलर लॉ के अंदर उन पैरामीटर्स को सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है समझना। आपको इस बारे में मैंने पहले भी बोला है और मुझे लगता है कि मैंने कई बार रिपीट किया है, यू गॉट द एसेंस ऑफ इट, है ना। वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि है क्या ये और कैसे इसको हम इस्तेमाल, मेजर कैसे करते हैं, कहां पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मतलब क्या, अगर कोई मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर क्या अपना डाइपोल मोमेंट होता है? किसका डाइपोल मोमेंट? उसके अंदर जो एटम्स हैं उनका अपना डाइपोल मोमेंट होता है। ये अलग अलग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की बात करेंगे। अभी सिर्फ हमारा फोकस इस बात पर है कि टर्म्स को समझा जाए, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लेते हैं उनकी अपनी डाइपोल मोमेंट है, तो क्या नेट डाइपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी? क्योंकि अभी ये मैग्नेटाइज नहीं है, तो नेट डाइपोल मोमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, अगर इनकी इंडिविजुअल एटम्स की होती भी है तो नहीं होगी, सबकी रैंडमली ओरिएंटेड होती है। मतलब डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हुआ? बस बिल्कुल क्लियर, यही समझना है आपको। क्या एक इसके एटम में इसका भी जो आप देखना है, इसके भी साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसा कुछ है ना। डाइपोल मोमेंट यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में होगा, है ना, साउथ टू नॉर्थ, ये समझना है आपको। पोलैरिटी होती है उसकी, उसी हिसाब से फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल और ये सब होगा। लेकिन क्या उनकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है, वो नेट डाइपोल मोमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी? क्या नहीं होगी। तब तक नहीं होगी जब तक कि एडिशनल ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि H एंड B आपने उसको नहीं दिया है, तब तक उनकी नेट डाइपोल मोमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी, रैंडम होगी और नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अगर हमने H की वैल्यू दी है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, जो भी वैल्यू अभी हमने यहां पर इसको मेजर करने के लिए H की क्या वैल्यू, वो हमने अभी मेजर नहीं करने की जरूरत, हमें सिर्फ यही मेजर करने की जरूरत है कि उस मटेरियल के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट कितना प्रोड्यूस हो गया फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसको मेजर कैसे करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको दूसरे टर्म्स में भी करें क्या? हाँ, कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। हमने अब तक क्या सीखा? हमने अब तक ये सीख लिया है कि डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का मतलब हमने क्या लिया था बार मैग्नेट के लिए? पोल स्ट्रेंथ इनटू 2L, यही होता है डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम करेंगे, एक हमने अगर ये वॉल्यूम लिया, भैया कोई मटेरियल है तो L लेंथ की है या 2L लेंथ हमने लिया है, अगर बार मैग्नेट मान लेते हैं, कोई भी मटेरियल लिया हमने, उसको 2L लेंथ लिया है, तो दिस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही तो हमें वॉल्यूम देगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पोल स्ट्रेंथ, ध्यान दीजिए, इसको जब हम देखेंगे तो क्या कह सकते हैं? इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, ये भी हम कह सकते हैं। क्यों हुआ ऐसा? नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब m इंटू 2L है ना, नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, ये सबका समेशन जो भी नेट होगा, दिस डिवाइडेड बाय इसकी वॉल्यूम। अगर देखेंगे तो 2L तो लेंथ ले लिया था हमने, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वॉल्यूम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, तो ये 2L और ये 2L कैंसिल, तो क्या हो गया? पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ये भी हमने देखना है, ये भी एक टर्म है। ठीक है,
इस तरीके से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। एसआई यूनिट जो होगी, जो एच की है वही इसकी भी होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एसआई यूनिट जो एच की हमने ली है वही इसकी भी होगी। चलिए अगले टर्म की तरफ चलते हैं। अगले टर्म को हम क्या कहेंगे? अगला टर्म है हमारा नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इससे डिनोट करेंगे। ये क्या है, यहां पर ध्यान देना है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो, है ना, गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर किस एक्सटेंट तक, ध्यान दिया जाए, इसमें बहुत जरूरी है समझना कि यहां पर हमने H की वैल्यू क्या है उसको हमने मेजर नहीं किया, हमने सिर्फ ये देखा किस एक्सटेंट तक ये मैग्नेटाइज हुआ है मटेरियल, है ना। यहां पर जो हम देखेंगे, यहां पर ये देखेंगे गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो पाई, या फिर किस एक्सटेंट तक वो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है, ठीक है। एक गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से मटेरियल किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ, ये बात हमने समझ ली। मेजर कैसे करेंगे? बहुत आसान, रेशियो ले लेते हैं। इसका रेशियो क्या होगा, जल्दी बताओ। I/H, बस यही है, सीधा सीधा। To what extent the material gets magnetized under the given magnetizing field, है ना। H की एक गिवन वैल्यू की वजह से I कितना प्रोड्यूस होगा, यानी कि वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज्ड होगा, यही हमें बताया गया है इसके अंदर। ये टर्म यही बताता है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, किसी का ये पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी का ये नेगेटिव होता है। अभी हम बहुत अच्छे से अगले सेशन में इन बातों को हम चर्चा करेंगे, इन बातों पर कि कौन से मटेरियल का मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो नेगेटिव होता है। तो बस मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, ठीक है। चलिए अब हम अगले टर्म की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हिस्टेरेसिस क्या है, ठीक है। हिस्टेरेसिस क्या है इसको समझते हैं। एक बात हमें समझनी है यहां पर कि अगर हम साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो क्या होता है। फिर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन समझते हैं। हम एक मटेरियल को करंट कैरिंग कॉइल से जब प्रोवाइड कराते हैं क्या, वैल्यू ऑफ H, है ना, तो क्या होगा, वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। अब जरा प्रोसेस को मैंने जैसा कहा साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखते हैं, हमने करंट स्विच ऑफ कर दिया, करंट अब नहीं है, तो क्या उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी? मैं फिर से बता दूं आपको क्या बोला मैंने, कि अगर ये मटेरियल है, इस मटेरियल को करंट कैरिंग कॉइल से हमने मैग्नेटाइज करने की कोशिश की, इन दो ये वायर्स जो है, वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वैल्यू ऑफ H है, इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन होगी, ये बात हम कह रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा है कि जब स्विच ऑफ कर दें, यानी कि H की वैल्यू 0 कर दें, तब भी क्या इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन होगी? होगी। हमारा पर्पस ही तो यही था ना एक्चुअल में, कि किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है। मैग्नेटाइज करने का मतलब ही यही हुआ कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ रिटेन करे। तो अलग अलग मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि किस एक्सटेंट तक वो रिटेन करे। व्हेन H इक्वल्स 0, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अब नहीं है, तभी भी उसके अंदर अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक इंडक्शन है, नॉन जीरो वैल्यू है मैग्नेटिक इंडक्शन की, तो क्या होगा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि H के बिहाइंड होगा B, मतलब उसके अंदर
कुछ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करेगा और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बी जब h की वैल्यू 0 हो तो हम उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। ये उसको, और ये जो कर्व है, ये जो लैगिंग है, ये जो फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड h है, इसी को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस। ठीक है, ये बात समझते हैं। हिस्टेरेसिस का मतलब क्या बताया मैंने? अभी साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूरा हुआ नहीं है। हमने क्या किया कि पहले ये H है और ये B है। हम अगर ये ग्राफ देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना है, ये ग्राफ हम देख रहे हैं, क्या ग्राफ है? H की वैल्यू हम प्रोवाइड करा रहे हैं और B की वैल्यू हम देख रहे हैं उसमें कितना मैग्नेटाइज हुआ है। तो H की वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। कहां तक बढ़ेगी ये देख लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहां तक बढ़ी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हमने H की वैल्यू 0 कर दी, फिर क्या होगा? यही फॉलो होना चाहिए, वैसे ही वो मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? ये यहां से चलकर फिर ये इस पाथ को रिट्रेस करने के बजाय ये पाथ फॉलो करेगा ऐसा, यहां पर आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी कि when h की वैल्यू 0, b इज नॉन जीरो, और यही जो वैल्यू है ना, इसको a कर देता हूं मैं यहां पर, और ये यहां पर तो 0 है ही है। ठीक है, a ये जो है ये रिटेंटिविटी कहलाती है, यही वैल्यू रिटेंटिविटी देगी हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया? h की वैल्यू रिवर्स कर दी। अच्छा, h की वैल्यू रिवर्स करने का क्या मतलब? h इक्वल्स क्या होता है? n इंटू आई। करंट की वैल्यू रिवर्स अगर कर दी हमने तो h की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि इधर आएगी। जब हम h की वैल्यू नेगेटिव कर रहे हैं, अब बढ़ा रहे हैं, h की नेगेटिव वैल्यू बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू हमने क्या करनी है? वैल्यू बढ़ानी है, और डायरेक्शन रिवर्स कर ही दिया है हमने। तो क्या होगा? ये निकल कर आएगा ऐसे। बहुत ध्यान से समझना है, ये ऐसे आ गया। ठीक है, यहां पर आप क्या गौर कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ h पर क्या हो रहा है? b की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई। बहुत अच्छे। अब फिर थोड़ा और बढ़ा दिया हमने, अगर h की वैल्यू थोड़ी और बढ़ाई तो क्या होगा? ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया? अब h की वैल्यू फिर से 0 कर दी, तो 0 करने के बाद फिर ये ऐसे रिट्रेस करेगा पाथ, इस तरह से, मतलब उस पाथ को नहीं, दूसरे पाथ को जाएगा, मतलब वैल्यू उसकी फिर b ऐसे। और ये पूरी चीज जो है, अगर हम पूरा लूप ऐसे कवर कर दे तो इसी को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस एक तरह का सीधा सीधा ये फिनोमेना है जिसमें B is lagging behind H. This phenomena of lagging of B behind H is called hysteresis. क्या बोला मैंने? हिस्टेरेसिस का मतलब क्या है? हिस्टेरेसिस का मतलब फिनोमेना ऑफ लैगिंग, फिनोमेना ऑफ लैगिंग of B behind H, behind H, हम हिस्टेरेसिस कहते हैं इसको। अब यहां पर जो वैल्यू आपने लिया O A, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी। O B जो लिया है हमने वो क्या है? कोर्सिविटी। कोर्सिविटी ये टर्म क्या है एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहां पर हम कोर्सिविटी है वैल्यू ऑफ H। कोर्सिविटी क्या है? नेगेटिव वैल्यू ऑफ H फॉर विच मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, मैग्नेटिक इंडक्शन इज जीरो। कोर्सिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे एक बार इसको भी समझ लेते हैं। कोर्सिविटी को डिफाइन करने का मतलब सीधा है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोर्सिविटी। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ H, नेगेटिव वैल्यू ऑफ H for which B is zero, मैग्नेटिक इंडक्शन इज जीरो। मोटी बात ये है। रिटेंटिविटी क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी का मतलब होता है, रिटेंटिविटी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ B, वैल्यू ऑफ B when H is जीरो। बस मोटी मोटी बात यही है।
ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ कि ये हिस्टेरेसिस का मतलब ये जो प्लॉट किया गया है ना, इसी कर्व को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। क्या हुआ, फेनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। अच्छा, जब हम इसको देखेंगे, आप देख पा रहे हैं कि एच की वैल्यू जब 0 है तो यहां पर रिटेंटिविटी कुछ ना कुछ है, उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट जब हमें बनाना है तो हमें ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा हो। ठीक है, इन सारी बातों को भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे अगले सेशन में। यहां पर हम फिर अभी सिर्फ इन टर्म्स को अच्छे से फिर से रिव्यू कर लेते हैं। कोर्सिविटी क्या हुआ, कोर्सिविटी नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच फॉर विच बी इज 0, यानी कि रिटेंटिविटी फिर 0 हो गया, मतलब वो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो गया। करंट की डायरेक्शन रिवर्स किया आपने, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच पर जो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू थी, वो 0 हो गई, तो उसी वैल्यू को हम बोलते हैं कोर्सिविटी। क्लियर है, ये सारे टर्म्स हमने कर लिए। अगले सेशन में हमें दो बातें करनी है, दो चीजें करनी है। एक तो रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो हमने टर्म्स अभी समझे हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी हमने कर लिया, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी हमने की हुई है। ठीक है, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस दिस इक्वल्स रिलेटिव परमिएबिलिटी। इस रिलेशन को हम समझेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। एक चीज, दूसरी चीज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब तक जो भी टर्म्स आपने समझे हुए हैं इनको सही तरीके से, अच्छे तरीके से अभ्यास करिए, दोनों पहलू पर गौर करते हुए। क्या, पहली बात तो कि व्हाट इज इट, क्वालिटेटिव आइडिया। दूसरा पहलू आपको देखना है क्वांटिटेटिव, हाउ टू मेजर इट। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलते हैं। अब तक जो भी बताए गए टर्म्स उनको बढ़िया तरीके से आप अभ्यास करें उसका। अगले सेशन में आगे बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है अगला सेशन।